हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नॉट बेसिक अकाउंटिंग आप जिसको बोल सकते हैं वो नहीं है। ये है अकाउंटिंग हम टैली में कैसे करते हैं, अकाउंटिंग बुक्स हम टैली में कैसे बनाते हैं। तो लोगों को बेसिकली अब आप देखेंगे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में घर बैठे हैं तो कुछ पैसा भी कमाना है, सीखना भी है कुछ। तो ये जो हमारा टाइम है लॉकडाउन का, ये हमें यूटिलाइज करना चाहिए। यूटिलाइज हम इसको कैसे कर सकते हैं? आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए, आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए, आप टैली सीखिए, टैली अकाउंटिंग सीखिए। आपको जैसे ही अकाउंटिंग आएगी, लॉकडाउन खत्म होगा, आप अपने अपने काम पे निकल जाओ। आपको अगर आप अपना करियर अकाउंट्स में बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा इस पे टाइम स्पेंड करिए। ये आज का लेक्चर 1.5-2 घंटे का होने वाला है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये 1.5-2 घंटे लगा लिए तो आपका करियर बन जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको बड़े आराम से कहीं पे भी अकाउंटिंग की जॉब मिल सकती है। अगर आप अपनी जॉब नहीं करना चाहते तो घबराइए मत, मत करिए जॉब। आपको पार्टीज बनानी है, हर एक पार्टी को, हर एक करियाना वाले को, हर एक बेकरी वाले को, हर एक फैक्ट्री को, हर एक पर्सन को जो बिजनेस में है उसको अपनी अकाउंटिंग किसी ना किसी से करवानी होती है। जब से ये जीएसटी आया है अकाउंटिंग और ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, बिकॉज हमें हर एक इनवॉइस जो है उस पर इनपुट लेना है, किस चीज़ पे इनपुट आएगा, फिर हमें जो सेल करते हैं उस पर हमें जीएसटी टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो ये कन्फ्यूज़न बिजनेसमैन को पता नहीं चलती, जिनकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उसके लिए उनको एक अकाउंट्स पर्सन की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, जिसमें स्किल्स हो, उसको अच्छी सी नॉलेज हो ताकि वो रिटर्न वगैरह अच्छे से भर पाए, फाइल कर सके और अकाउंटिंग उनकी प्रॉपर मेंटेन कर सके। अकाउंटिंग का हमारा मेन पर्पस होता है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो, उसमें आपका कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, कितना हमारा जीएसटी गया, कितना हम टैक्स दे रहे हैं, कितना पैसा बिजनेसमैन को बचा। तो ये आने वाले चीज़ों में ये और बहुत सारा इसका पोटेंशियल है। अकाउंटेंट का आप ये मान के चलो कि करियर बहुत ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ये टाइम है, अपना टाइम ना वेस्ट करके, लॉकडाउन पे ना वेस्ट करके खाली टाइम अपना यूटिलाइज करिए, टैली सीखिए। गारंटी देता हूँ आपको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। जॉब नहीं करनी है तो अच्छी सी पार्टियां पकड़ के अपना काम स्टार्ट करिए। आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार महीने का बड़े आराम से स्टार्टिंग में कमा सकते हो। नई बिजनेस करना चाहते, पार्टियां नहीं बन रही हैं, जॉब करिए। किसी भी सीए के पास, किसी भी कहीं पे भी फैक्ट्री में अकाउंट्स की ज़रूरत रहती है, अकाउंटेंट की ज़रूरत रहती है। जाइए, अपना 10-15 हज़ार स्टार्टिंग आपकी सैलरी लग जाएगी, प्रोवाइडेड आपको टैली आना चाहिए, क्योंकि हर जगह टैली ही यूज होता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो मेन सॉफ्टवेयर जो है वो टैली है, मार्ग है और कई तरह के सॉफ्टवेयर है। बट अगर आपको एक सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग अच्छे से आ गई तो आप बाकियों में भी कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हमारा टैली अकाउंटिंग पे भी है। तो टैली अकाउंटिंग पे ही है। तो टैली अकाउंटिंग का ये 1.5-2 लेक्चर का आप लेक्चर अटेंड करिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए सारी दुनिया को। आप अपने लिए सिर्फ 1.5-2 घंटे लगा लीजिए, 1.5-2 घंटे का ये लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं। आप अपना करियर अगर आप बनाना चाहते हैं, सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, अगर आपको पता है कि मैंने अपना अकाउंट्स प्रोफेशन में जाना है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। करिए, लॉकडाउन खत्म होते ही आप अपने काम पे लग जाइए। आप प्रैक्टिस करिए। मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आपको टैली मैं गारंटी देता हूँ पूरे अच्छे से आ जाएगा और आपको किसी भी जगह टैली सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस नहीं भरने की ज़रूरत, सब कुछ आपको फ्री में घर बैठे ही सीखने को मिल रहा है। बस आपको उसके लिए कंप्यूटर और एक नेट चाहिए। बाकी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टैली। आज आप सीखेंगे टैली।
ठीक है, ये देखिए कि मैंने YouTube पे जब मैं सर्च कर रहा था तो काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो वीडियोस अपनी डालते हैं कि कमाइए घर बैठे 10,000 रुपये कमाइए, वर्क फ्रॉम होम 15,000 रुपये कमाइए, 20,000 रुपये कमाइए। अपनी अलग अलग वेबसाइट्स बताते हैं, अपवर्क पे करिए, freelancer.com पे करिए, truelancer.com पे करिए, बहुत सारी ऐसे अनगिनत वेबसाइट्स हैं। उसमें कहते हैं डाटा एंट्री जॉब करिए, ये करिए, वो करिए। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी वेबसाइट बनाने को बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही हैं, ठीक है, पैसा भी कमाते हैं, बट क्या हर बंदा वहाँ पे पैसा कमा रहा है? नहीं। 130 करोड़ जनता इंडिया की है, 130 करोड़। फिर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स की बिड लगाते हैं। एक एक बिड जो है वो एक एक घंटे का काम $1 में हो रहा है। जब आप नए जाएंगे, अगर आप नई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आप वर्क पे नई रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। वो पहले ही बोल देगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। डाटा एंट्री के बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले से ही हैं, तो अगर काम मिलेगा भी तो उनको मिलेगा, आपको क्या काम मिलेगा? तो वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। वो बता देते हैं कि ऐसे रजिस्ट्रेशन करिए, आप वर्क खोलिए, रजिस्ट्रेशन करिए, साइन अप करिए, उसके बाद आप बिड्स लगाइए, लेकिन उसके बाद क्या? क्या आपको काम मिला? क्या आपने वहाँ से पैसा कमाया? नहीं। तो उन सब चीज़ों पे मत जाइए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। पैसा कमाना आप कमा सकते हैं, लेकिन जब एक बार आपका स्किल्स अपग्रेड हो गया, एक बार आपके स्किल्स बन गए, आपको नॉलेज होगी किसी चीज़ की, तो उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। प्रैक्टिकल करिए। अगर आपको आज अकाउंटिंग की नॉलेज मिल रही है तो अकाउंटिंग की नॉलेज लेके उसके बाद उसको यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज इतने सारे बिजनेसेस में आपको, आपकी ज़रूरत है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार आपको काम मिलना स्टार्ट हुआ, एक बार आपको ये नॉलेज हुई, उसके बाद आप देखिए आपका मोटिवेशन लेवल, आपका स्किल्स अपग्रेडेशन इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप पार्टी के पास जाएंगे और उसका अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर लेंगे, और महीने के वो आपको एक छोटी छोटी पार्टी भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दे देती है। रोज़ नहीं जाना होता, हफ्ते में 10 दिन में 1-2 दिन जाना है, आपको 2-3 हज़ार की पार्टियां मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने महीने की 10 पार्टियां भी बना ली तो आप सोचिए कि आपका 20 से 25 हज़ार रुपये। मैं ऐसे कितने अकाउंटेंट्स को जानता हूं जिन्होंने अपना जीएसटी के बाद करियर स्टार्ट किया। जीएसटी के आने से तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो अकाउंटेंट्स की बढ़ गई है। तो जीएसटी, उसके बाद जैसे ही आपको अकाउंटिंग आती है आप जीएसटी की तरफ जाइए, आप उनकी रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं। अकाउंटिंग नहीं करनी, जीएसटी की रिटर्न्स में हज़ार रुपये मिलते हैं, गवर्नमेंट खुद सुविधा केंद्र दे रही है। सुविधा केंद्र में आप 300, 400 रुपए की जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो वो कैसे? अकाउंटिंग करो, अकाउंटिंग से स्किल्स अपग्रेड करो, जीएसटी की नॉलेज भी आपको यहाँ से मिलेगी, यहीं से आप जो है वो जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो बहुत कुछ है, नॉलेज अपग्रेडेशन पे जाइए। ऐसे जो बता रहे हैं कि यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, इस साइट पे लॉगिन कर लीजिए, उस साइट पे लॉगिन कर लीजिए, वहाँ से काम नहीं आता है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। करिए, किसने रोका है? 2 घंटे ही लगाने हैं आज के लेक्चर पे, 2 घंटे लगाइए, बाकी जो मर्जी करिए, आपका सारा दिन है। तो ये लेक्चर जो है पूरी ईमानदारी से आपको सुनना चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है अकाउंटिंग फील्ड में, या आपको ये सब बोरिंग लगता है, तो मत देखिए। आज के लेक्चर को अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा तब भी मैं बोलूँगा कि नहीं देखिए, काट काट के देखना है तो मत देखिए, आपको ऐसे टैली अकाउंटिंग नहीं आएगी। इसमें जो है वो बड़े सारे कंसेप्ट्स मैंने जो है एक्सप्लेन करे हैं, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करे हैं, तो आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पूरी वीडियो, चाहे बोरिंग लगे, मैं कहता हूँ अकाउंटिंग बोरिंग है, बोरिंग लगे कोई बात नहीं, दिल को मना लीजिए कि मुझे ये 2 घंटे जो है वो वेस्ट करने ही करने हैं। ये 2 घंटे वेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे, आप देखना। ये इतनी नॉलेज आपकी अपग्रेड होगी। और इन केस अगर आपको लगा कि इस लेक्चर में कोई चीज़ रह गई है या छूट गई है, या इस लेक्चर के अलावा कुछ और आप पूछना चाहते हो, जीएसटी की नॉलेज लेना चाहते हो, जीएसटी की रिटर्न फाइल कैसे करनी है,
और कुछ पूछना चाहते हो, टीडीएस का पूछना चाहते हो या टैली का ही कुछ और पूछना चाहते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखो। जैसे ही 10-15 बंदे कुछ एक ही चीज़ के हुए कि भाई मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, श्योरिटी लेता हूँ, मैं उस पर लेक्चर एक और यूट्यूब वीडियो बना के उस पर लोड कर दूंगा। यूट्यूब वीडियो नहीं तो मैं लाइव आपके सामने, जो यूट्यूब की ही ऑप्शन है, लाइव पे हो जाऊंगा और आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, वीडियोस आपको शेयर करूंगा, आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी। तो ये लॉकडाउन में आप अपना बेनिफिट उठाइए, नॉलेज अपग्रेड करिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनिए, और आपको किसी भी अकाउंटिंग कंसर्न के पास जाने की जरूरत नहीं है, टैली सीखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है वो आपको इसी लेक्चर में मिलेगा। तो आपके घर बैठे बैठे आपके 4-5 हज़ार टैली के सेव हो रहे हैं, 5,000 10,000 जो भी, एक तो आपकी सेविंग हो गई। उसके बाद लॉकडाउन के बाद आप ये मार्केटिंग करिए, लोगों के पास जाइए, उनको बोलिए कि मैं अकाउंटिंग कर सकता हूँ, उनके अकाउंटिंग का काम पकड़िए, 10-15 हज़ार रुपये आपके डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं तो अगर पार्टीज नहीं बन रही हैं, थोड़े दिन के लिए कुछ होता है, कई बार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं कि पार्टीज नहीं बनती हैं, कोई बात नहीं है, किसी फर्म, सीए फर्म, अकाउंटिंग फर्म, ऑफिस किसी की फैक्ट्री में जाके अकाउंटिंग का काम करिए। आपका नॉलेज देख के ही आपको 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टैली के बारे में, अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको पेमेंट जो है, आपको सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, 10 to 15,000 स्टार्टिंग सैलरी। तो घबराइए मत, आज का लेक्चर पूरा ध्यान से सुनिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो उस पर मैं वीडियो भी शेयर करूंगा। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अकाउंटिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगा। तो उन वीडियोस को देखो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपने गूगल पे जाके डाउनलोड टैली ERP9 को क्लिक करना है, सर्च करना है। तो ये tallysolutions.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो setup.exe करके फाइल ओपन हो जाएगी। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आपने यहाँ पे यस कर देना है। यस करोगे तो सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, ये है सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि लाइसेंसिंग ऑपरेशंस, क्या आपके पास कोई लाइसेंस है। अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो यस एक्टिवेट कर लेंगे आप लाइसेंस को। अगर नहीं है, जैसे लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप एजुकेशनल मोड पे भी कर सकते हो। मैं आज एजुकेशनल मोड पे ही आपको सिखाऊंगा कि टैली कैसे वर्क करती है। आप भी यहाँ पे डाउनलोड करके वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाइए, इस पर क्लिक करिए, ये आपकी टैली ओपन हो गई। एजुकेशनल मोड पे आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस टैली में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें ये होता है कि सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो एजुकेशनल मोड पे आपको नहीं मिलते, सारे बटन्स जो हैं वो इनेबल नहीं होते, सारी डेट्स पे जो एंट्रीज हैं वो नहीं होती हैं। तो कुछ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट सीखने के लिए यहाँ एजुकेशनल मोड आपके लिए ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप हम करने जा रहे हैं वो है सेलेक्ट या क्रिएट कंपनी। जब ये टैली की विंडो आपके पास ओपन हो जाए तो आपने सेलेक्ट कंपनी पे जाके, सेलेक्ट कंपनी होता है अगर आपकी कंपनी बनी हुई है, आपने यहाँ पे जाना है क्रिएट कंपनी। सबसे पहले आप बनाएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे आपने क्लिक करना है, ये विंडो खुल जाएगी। ये विंडो खुलने के बाद आपने इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि मान लो हमने नाम रखा XYZ कंपनी। तो XYZ कंपनी हमने इसका नाम जो है वो
रख दिया है। अब नाम के बाद आप इसका एड्रेस, मान लो आपने कुछ भी इंडिया लिख दिया कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का एड्रेस, जो भी कंपनी जहाँ की भी है, गली मोहल्ला एरिया, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्री इंडिया, स्टेट अगर कोई भी स्टेट में है, अगर मान लो आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिन कोड, जो भी आपका हरियाणा का या इस कंपनी का पिन कोड है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फ़ोन नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, फैक्स आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, वेबसाइट, ये सारी डिटेल्स जो है वो परटेनिंग टू आपने कंपनी की लिखनी है। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। आपका उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है 2020 स्टार्ट हो गया है। मोस्टली कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर होता है और इनकम टैक्स का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से ही होता है। तो अब जो भी आप एंट्रीज करेंगे, अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री करेंगे तो उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से ही स्टार्ट होगा। मान लो अगर कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है, जून से, तो आप उसकी अकाउंटिंग या उसकी कंपनी जो क्रिएट कर रहे हैं टैली में वो 1 जून से कर रहे हैं, तो उसका फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 जून 2020 ही आएगा। तो मैं इसको अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी 1 अप्रैल 2020 ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हमने जो कंपनी बनाई है हमने उसकी एंट्री जो है वो 1 अप्रैल 2020 से ही करनी है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स भी हमारी 1/4 से ही स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद ये आपने छोड़ देना है, अगर कोई पासवर्ड रखना चाहते हो तो आप पासवर्ड रख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप इसको अभी फॉर द टाइम बिंग आप इसको छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो। उसके बाद बेस करेंसी सिंबल, रुपीज़ का जो सिंबल है वो यहाँ पे आ रहा है, INR आ रहा है, तो ये आपने इसको यस करते हुए, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पे कंपनी की बुक्स खुल चुकी हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम XYZ कंपनी करके आ रहा है, लेकिन कोई भी वाउचर अभी यहाँ पे एंटर्ड नहीं है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था क्रिएट कंपनी वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब आप देखिए कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में XYZ कंपनी जो है वो शो हो रही है, जो हमने अभी क्रिएट करी है। तो क्रिएट करने के बाद आपका ये विंडो खुल जाएगा। अब वो टैली सॉफ्टवेयर और विंडो ये पूछता है आपसे कि अब आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हो इस कंपनी का। तो बहुत सी ऑप्शन है, मास्टर्स है जिसमें अकाउंट्स और इन्वेंट्री इन्फो आ रही है, फिर ट्रांजैक्शंस हैं, फिर यूटिलिटीज़ हैं, फिर रिपोर्ट्स हैं। ये सब चीज़ें हम ग्रेजुअली लर्न करेंगे इसी लेक्चर में, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप ये सब चीज़ें छोड़ दो और हमें अब जो कंसंट्रेट करना है वो अकाउंट्स इन्फो पे कंसंट्रेट करना है। अकाउंट्स इन्फो पे अगर मैं जाऊं तो देखिए ये क्या ऑप्शंस आती हैं, ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप्स एंड क्विट। तो सबसे पहले जो हमारा अभी का है वो है क्रिएट ग्रुप्स क्रिएट करने, या ग्रुप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने बैलेंस शीट वगैरह देखी है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे हुए हैं, तो ग्रुप्स इज अ काइंड ऑफ हेड्स, हम ग्रुप को हेड्स भी बोल सकते हैं। मेजरली ग्रुप्स जो हैं वो टैली में इनबिल्ट आते हैं, हमें इतनी ज़्यादा ग्रुप्स क्रिएट नहीं करने पड़ते। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई और ट्रेडिंग कंपनी है
जिसने अपने ग्रुप्स अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं या उनको बाइफरिकेशन की ज़रूरत है कि मुझे, जैसे अगर मैं मान के चलूँ, अगर मैंने ग्रुप बनाया मान लो कार, ठीक है, कोई कार का शोरूम है, उनके लिए अगर देखा जाए तो परचेज है कार, लेकिन कार परचेज के बाद वो चाहते हैं कि हमारे पास, अगर मान लीजिए कि वो मारुति का शोरूम है, तो मारुति के पास कितनी तरह की कार्स आती हैं, जब स्टॉक आता है कार्स का, बनाते हैं वो, तो कार का शोरूम जो है वो मारुति सुजुकी का है। वो यहाँ पे अगर आप देखें तो उनके पास मारुति 800 भी होती है, फिर उनके पास आल्टो, जिसको आल्टो कहते हैं, आल्टो K10 भी सेम थिंग हो गई, ओमनी है, फिर उनके पास बेलिनो है, फिर उनके पास आप देखिए कि वैगनार है, स्विफ्ट है, डिज़ायर है, एस्टीम है। तो इतने सारे मॉडल्स हैं मारुति के। अब अगर उनको चाहिए कि मेरे पास कार के अंडर इतने सारे हर यूनिट्स का फिजिकल हो, हर लेजर क्रिएट हो, तो वो कैसे करेंगे? वो अपने ग्रुप्स में बना के करेंगे। अब मैं ग्रुप्स को एक बार एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंगल ग्रुप है, मल्टीपल ग्रुप्स हैं। पहले मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। डिस्प्ले में है कि कौन से टैली में ग्रुप्स जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं। देखिए इन्होंने मेजर ग्रुप्स जो ले लिए हैं। अगर कोई स्मॉल फर्म है तो स्मॉल फर्म को इतने ज़्यादा ग्रुप्स जो है वो क्रिएट नहीं करने पड़ते, और मोस्टली जो है वो इसमें कवर हो जाते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट्स हैं, तो आप जितने मर्जी बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर लो, इस बैंक अकाउंट में शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परचेजेस हैं, तो मैं जैसे बोल रहा था कि परचेजेस, मैं मारुति सुजुकी की एग्जांपल ले रहा था। तो अगर मान लो आपको मारुति सुजुकी की सारी कार्स का स्टॉक लेना है, सारी कार्स का परचेज अलग दिखाना है, सेल अलग दिखाना है, तो आप तो परचेज में, अकाउंट्स में हमें अलग अलग, जैसे हम कार का मारुति का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कार का जो भी हमें स्टॉक अलग अलग मेंटेन करना है, जैसे ऑल्टो K10 का, स्विफ्ट डिज़ायर का, बेलिनो का, एस्टीम का, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं कार का ग्रुप क्रिएट कर लूँ, ताकि जब मैं परचेज़ लूँ तो कार में शो हो, तो वो कार में कौन सी कार क्या है वो मुझे पता चले। तो मुझे ग्रुप बनाने के लिए मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो करके आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, फिर ग्रुप्स पे एंटर करना है, फिर सिंगल ग्रुप। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्रिएट पे एंटर करूँगा। उसके बाद मुझे कार का ग्रुप बनाना है, तो मैंने कार का ग्रुप का नाम लिखा, अंडर परचेज अकाउंट्स ना है, ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर। तो मैंने अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको नो कर दिया है। उसके बाद मैं एंटर 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 करते हुए मैंने एक्सेप्ट पे एंटर कर दिया, और ये हमारा ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि डिस्प्ले पे जाके मैंने जो अभी कार ग्रुप क्रिएट किया है वो आप डिस्प्ले में जाके देखिए, तो कार ये ग्रुप हमारा आ गया है। तो ये एज ए ग्रुप कर रहा है, क्योंकि हमने सब लेजर ग्रुप को नो किया था। अब अगर इसको मैं जाके अल्टर की ऑप्शन भी आपको बताता हूँ कि अल्टर क्या होता है। अल्टर होता है अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो। ऑल्टर पे एंटर किया, कार पे गया, कार पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए कार परचेज अकाउंट्स के अंडर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इट्स नॉट बिहेविंग लाइक अ सब लेजर। जब आप परचेज अकाउंट में कोई एंट्री करोगे, कार के रिलेटेड एंट्री करोगे, तो वो आपको टैली में एज परचेज के अंडर ही शो होगा, बट ये सब लेजर बिहेव नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसको यस करूं तो आप देखिए क्या डिफरेंस आता है। अब मैंने इसको यस कर दिया, यस करेंगे तो ये डिस्प्ले वैसे ही कार करेगा, बट रिजर्व, ये रिजर्व्स नहीं था, एक मिनट, ऑल्टर किया, कार के अंदर गया, परचेजेस करना है आपको सिलेक्ट,
क्योंकि ये कार हम परचेज मारुति एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो ये यस किया, तो ये कार अभी भी यहीं आ रहा है, बट ये अब ग्रुप्स बिहेव लाइक अ सब लेजर। इसका डिफरेंस आपको बाद में क्लियर होगा। तो ये हमने ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए। एक और एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूँ ग्रुप्स की, अब मान के चलो कोई भी बिजनेस है, जैसे हम मारुति शोरूम का एग्जांपल ले रहे थे, तो शोरूम जो है उसकी परचेजेस डिफरेंट तरह की होगी। एक परचेज होगी कार, वो कार का स्टॉक मंगवाते हैं। दूसरा काम उनका होता है स्पेयर पार्ट्स का, तो जो सर्विसिंग करते हैं। कार के साथ साथ वो चाहते हैं कि हमारा स्पेयर पार्ट्स का भी ग्रुप एक अलग से क्रिएट हो। तो क्योंकि अगर आप हर चीज़ जो है वो परचेजेस में डालोगे तो परचेजेस से आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कार कितनी खरीदी, मैंने कितने खरीदे, तो ये सब में कन्फ्यूज़न रहेगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा कार अलग दिखे परचेज, कार के बाद मेरा स्पेयर पार्ट्स का परचेज अलग दिखे। यानी कि मान लीजिए उनके दो तरह के बिजनेस है, परचेज रिलेटेड टू कार एजेंसी एंड परचेजेस रिलेटेड टू स्पेयर पार्ट्स। तो उसमें भी आप एक सिंगल ग्रुप क्रिएट करोगे। तो अब हम क्रिएट करते हैं लेजर को, ग्रुप को। तो इसको नाम देते हैं स्पेयर पार्ट्स। इसको भी हम अंडर परचेज अकाउंट रखेंगे। ग्रुप्स बिहेव लाइक सब लेजर, यस हम इसको कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए डिस्प्ले में जाएंगे अगर आप, तो स्पेयर पार्ट्स शो होने लगा अंडर परचेज, अंडर जो है वो परचेज अकाउंट्स। ठीक है जी। तो ये होते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स आपको मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो बाकी जो है वो ग्रुप्स आपको आगे जाके और भी क्लैरिटी में समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस में आपको ग्रुप्स पता चलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि मारुति सुजुकी का शोरूम है, वो अपने तरह तरह की परचेजेस दिखाना चाहते हैं या स्टॉक दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक कितना है। या उनके दो बिजनेस हैं, या आप कह सकते हैं दो बिजनेस है, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। एक ही जगह अकाउंट्स बन रहे हैं, बिजनेस ए की परचेजेस भी हो सकता है सेम हो, बिजनेस बी की परचेजेस भी सेम हो, लेकिन वो चाहते हैं कि बिजनेस ए ने कितना प्रॉफिट किया और बिजनेस बी ने प्रॉफिट कितना किया, या परचेज कितनी करी, या स्टॉक कितना लिया, उसको मैं अलग अलग दिखाऊं। तो हमने परचेजेस के अंडर ही बिजनेस ए को दिखा दिया और बिजनेस बी को दिखा दिया। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस ए ने कितनी परचेजेस करी और बिजनेस बी ने कितनी परचेजेस करी। तो इस तरह से आप ग्रुप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नए स्टेप की तरफ। अब मैंने एस्केप बटन प्रेस करते हुए मैं अपने वही फर्स्ट विंडो की तरफ आ गया हूँ, गेटवे ऑफ दिल्ली। वही अकाउंट्स इन्फो पे मैं जाके एंटर करूँगा। अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करते ही अब ग्रुप्स वाला हमने स्टडी कर लिया है कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे बनते हैं, डिस्प्ले क्या कैसे होता है, अल्ट्रेशन कैसे होती है। तो ग्रुप्स वाला लेक्चर हमारा कंसेप्ट जो है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा लेजर्स। लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स जो टैली में है वो इनबिल्ट अगर हम देखें डिस्प्ले में जाके तो ये बहुत कम है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा इन्होंने कोई भी लेजर्स जो है वो बना के नहीं रखे हुए। तो लेजर्स जो हैं वो आपको खुद क्रिएट करने होते हैं। जैसे कि हमने ग्रुप्स में स्टडी किया, ग्रुप्स जो थे वो हैं हेड्स, जिसको हमने हेड्स का नाम दिया था। जो मेजर हेड्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में परचेजेस होते हैं, स्टॉक होता है, सेल्स होता है, उसके बाद जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट में कैश होता है, कैपिटल होता है। तो इस तरह के मेजर हेड्स जो थे वो ग्रुप्स में आते हैं, ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। अब लेजर क्या होता है?
लेजर जो होता है वो होता है ग्रुप्स या हेड्स के सब हेड्स। सब हेड्स यानी कि अब आपने जो अकाउंटिंग आप करते हो, सबसे पहले आप अकाउंटिंग में जनरल्स बनाते हो, फिर उसके बाद जो लेजर्स क्रिएट होते हैं आपको पता होगा। तो लेजर्स जो क्रिएट होते हैं वो यही होते हैं। तो अगर आपने, जैसे कि अगर मैं आपको बैंक्स ग्रुप्स में जाके बैंक्स दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास बैंक्स अकाउंट है। बैंक अकाउंट्स करंट एसेट्स का पार्ट है। और बैंक अकाउंट्स, अब किसी फर्म का आप जो काम करने जा रहे हो उनके में भी 2 या 3 करंट अकाउंट्स हो सकते हैं। एक हो सकता है उनका आईसीआईसी बैंक में हो, एक हो सकता है उनका एचडीएफसी बैंक में हो। तो आईसीआईसी बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें आप आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट करोगे। एचडीएफसी बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें आप एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करोगे। तो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक हमारे क्या हो जाते हैं, लेजर्स। उसके अलावा आप देखिए, अब जैसे अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्होंने ग्रुप हेड बनाया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कुछ बना रही है तो बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन होती है टू प्रोक्योर समथिंग टिल प्रोक्योर, अगर हम कुछ कर रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस टिल द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जब तक वो फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक के जो भी एक्सपेंसेस हम इनकर्ड करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए लगते हैं, जहाँ खर्चा होता है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके रॉ मटेरियल्स के बाद उनकी जो लेबर आती है, लेबर उसको कन्वर्जन के लिए हेल्प करती है, मटेरियल हेल्प करता है, देन फ्रेट इनवर्ड होता है, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आती हैं। तो अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर लेजर बनाना चाहूँ तो मैं वो लेजर भी क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कन्वर्जन में हेल्प नहीं करते, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, लाइक दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। तो अब अगर मैं लेजर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं वहीं क्रिएट पे जाऊँगा, लेजर्स क्रिएट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं सैलरी जो होता है वो मेजर खर्चा होता है किसी भी ट्रेडिंग कंपनी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी भी बिजनेस का मेन खर्चा जो होता है वो सैलरी होती है। तो हम यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, सैलरी भी लिख सकते हैं, सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो आपकी विश होती है। अंडर हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी सब हम नॉट एप्लीकेबल नो करके एक्सेप्ट करेंगे यस। तो ये सैलरी का लेजर जो है वो बन गया। एक आधा ऐसा ही लेजर हम 1-2 और क्रिएट करके देखते हैं। सैलरी के अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे बहुत खर्चा करता हूँ, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके मैंने जो है एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद बैंक चार्जेस होते हैं, हर पर्सन का एक ना कोई करंट अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट में जो है वो बैंक चार्जेस भी हमें इनकर करने पड़ते हैं। उसको सिलेक्ट किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके ये मैंने लेजर्स क्रिएट कर लिए। अब मैं आपको डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले मतलब अगर आप कोई अकाउंट या लेजर देखना चाहते हैं तो मैंने ये डिस्प्ले पे गया, देखिए
डिस्प्ले में बैंक चार्जेस आ गया, हमने जो क्रिएट किया था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्रिएट किया था, सैलरी क्रिएट किया था, तो ये लेजर्स जो हैं वो हमें शो होने लग पड़े। ऐसे ही मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि बैंक अकाउंट्स ICICI भी हो सकता है, HDFC भी हो सकता है। तो जैसे मैंने ICICI बैंक का लेजर क्रिएट करना है, तो ये कहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट्स में। तो बैंक अकाउंट्स में अंडर बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद इसका अकाउंट नंबर 1 2 3 कुछ भी हम डाल रहे हैं, IFSC कोड नॉट एप्लीकेबल, ब्रांच जो भी आप IFSC कोड और ब्रांच यहाँ पे एक्चुअल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद एंटर करके ये आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं HDFC बैंक लिखूं, ये भी बैंक अकाउंट्स में आएगा, फिर XYZ कंपनी अकाउंट नंबर ये सब करते एंटर 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 करते हुए एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये हमारा HDFC बैंक का भी देखिए डिस्प्ले में जाके ICICI बैंक, HDFC बैंक। अब अगर आपसे कुछ गलती हो चुकी है, गलती हो गई है, तो आप उसको अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, अल्टर पे जाइए। कैश मान लो आपने, ये तो हमने नहीं बनाया था, ये पहले ही बना था। HDFC बैंक हमने गलती से बैंक अकाउंट्स में नहीं लिया होता, हमने किसी और में लिया होता, तो हम यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते थे। दोबारा मैंने ब्रांच बैंक अकाउंट्स में लिया, नॉट एप्लीकेबल करते एंटर करते, तो ये हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो सही भी अल्ट्रेशन से हो जाती हैं। इसके अलावा हमें बहुत सी और लेजर्स जो हैं वो क्रिएट अभी करनी पड़ेंगी, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन एवरीथिंग। तो ये हमने बैंक्स क्रिएट कर लिए, खर्चे। इसके अलावा सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी के अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि फ्रेट होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रेट के बाद आपके और बहुत सारे खर्चे हैं। अकाउंटिंग चार्जेस देती है कंपनी, लीगल चार्जेस देती हैं, उसके बाद और मिसलेनियस खर्चे होते हैं, हाउस कीपिंग होता है, स्टाफ वेलफेयर होता है, बिजनेस प्रमोशन होता है। तो ये सब जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट आती रहेगी हम वैसे भी बना सकते हैं, या इन एडवांस अगर आपको पता है कि कौन से खर्चे उस बिजनेस में होते हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है मल्टीपल लेजर्स। अगर आप बहुत सारी लेजर्स जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके, जैसे हमने पहले एक एक करके क्रिएट करी थी, अब आप यहाँ पे जैसे मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे खर्चे जो हैं वो बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम ऑफ लेजर लिखूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाफ वेलफेयर होता है, स्टाफ वेलफेयर सेलेक्ट कर लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे हम ब्लैंक। दूसरे नंबर पे मैंने स्टाफ वेलफेयर के बाद बिजनेस प्रमोशन है, बिजनेस प्रमोशन का हेड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाना है, तो वो मैंने बना लिया। इसके बाद अकाउंटिंग चार्जेस, हर बिजनेस को अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो अकाउंट्स हम यहाँ पे सीख रहे हैं हर बिजनेस को उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैंने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद आप देखेंगे अकाउंट एक मिसलेनियस करके भी हम हेड बना देते हैं, जिसका कुछ नहीं पता चलता वो मिसलेनियस में जाता है, तो मिसलेनियस का हेड भी मैंने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद हर कंपनी ऑडिट कराती है, तो ऑडिट एक्सपेंसेस करके भी हम हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बना सकते हैं। ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। उसके बाद और जो खर्चे होते हैं, जैसे मान लो किसी का पैकेजिंग पे भी खर्चा होता है, तो वो पैकेजिंग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले सकता है। फ्रेट हर बिजनेस को फ्रेट की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी बिजनेस फ्रेट के बिना चलता ही नहीं है। आप प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हो टू द एंड यूज़र या प्रोडक्ट्स को मंगवा रहे हो, तो फ्रेट भी यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा आप एडवर्टीज़मेंट जो है वो बहुत मेजर खर्चा होता है। कोई भी बिजनेस जो है वो एडवर्टीज़मेंट के बिना सक्सेसफुल नहीं होता।
आपको एडवर्टीज़मेंट जो है वो करनी पड़ती है। एडवर्टीज़मेंट गूगल में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो किसी भी तरह से हम एडवर्टीज़मेंट जो है वो करते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट भी हम यहाँ पे हेड बना सकते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे हेड्स हैं वो हम इसको बना सकते हैं, एक साथ ही बन जाएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे हमारे बन चुके हैं। अब अगर हम डिस्प्ले पे जाएं तो आप देखिए हमने जो जो हेड भी यहाँ पे बनाए थे वो सब यहाँ पे आ चुके होंगे। देखिए एडवर्टीजमेंट, ऑडिट, बिजनेस प्रमोशन, फ्रेट, मिसलेनियस, पैकेजिंग, स्टाफ वेलफेयर, ये सब हमने मल्टीपल लेजर्स के ऑप्शन से जाके बनाए थे। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास इतने ही हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर और लेजर्स मेंटेन बनाना चाहते हैं, ये अल्टीमेटली आपको बाद में नहीं बनाने पड़ेंगे। तो जैसे कि अब हम लेजर्स में फिर जाते हैं, क्रिएट करते हैं, मल्टीपल की ऑप्शन से जाके सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मुझे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो हमारे काफ़ी सारे एसेट्स हैं वो बनाने हैं। जैसे कि लेजर हमें बनाना है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। हर किसी बिजनेस में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्नीचर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हमने फिक्स्ड एसेट्स, अगर इसका अभी कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, हर बिजनेस को बनाने के लिए या रन करने के लिए, या आइटम्स को, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कुछ बनाने के लिए उसको प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ती है, तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर जो है उसके बिना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। तो हर, चाहे वो अकाउंट्स पर्पस के लिए हो, चाहे वो सेल्स के लिए हो, चाहे मार्केटिंग के लिए हो, कंप्यूटर भी सबको खरीदना पड़ता है। तो कंप्यूटर का फिक्स्ड एसेट्स भी मैं जनरेट कर सकता हूँ। फिर आता है व्हीकल। आपको मटेरियल डिलीवर करने जाना है तो आपने कोई 407 या कोई छोटा हाथी ऐसा कोई व्हीकल ले रखा है, स्कूटर है, कार है, तो आप व्हीकल के नाम से यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स भी बना सकते हैं। तो इसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे तो यस हो जाएगा। तो आप देखिए डिस्प्ले में जाके मेरे जो मैंने अभी बनाए थे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, देन व्हीकल, देन कंप्यूटर, ये सब जो हैं वो मुझे अब शो हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अब लेजर्स जो हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं, मल्टीपल लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, देन लेजर्स को डिस्प्ले देखना है वो आप देख सकते हैं। ऑल्ट्रेशन, अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो चेंजेस कैसे करनी है, ये आपने ये सीख लिया है अच्छे से। तो इसके बाद अब मैं यहाँ से अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। उसके बाद आता है हमारा मास्टर्स में ही इन्वेंट्री इन्फो। जैसे कि मैंने आपको बताया था अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स में था हमने ग्रुप्स क्रिएट करने थे, लेजर्स क्रिएट करने थे जो कि हमारे अकाउंट्स के रिलेटेड हैं। जो हम अकाउंट्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे उसमें जो ग्रुप्स एंड लेजर्स हमें रिक्वायरमेंट है वो हमने क्रिएट, डिस्प्ले और अल्ट्रेशन। अब है इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो स्टॉक इन्फो, आपको स्टॉक के बारे में अब क्या करना है, इसमें भी वही ऑप्शंस आएंगी, क्रिएट, डिस्प्ले एंड देन ऑल्टर। तो सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में आप देखिए कि वही स्टॉक ग्रुप्स आ रहा है। जैसे हमने क्रिएट ग्रुप्स करे थे वैसे ही अकाउंट्स में अब ये स्टॉक ग्रुप्स आ रहा है। तो इसमें भी अगर आपकी डिफरेंट तरह की इन्वेंट्री है तो आप उसको अलग अलग ग्रुप में करना चाहते हो तो आप वो ग्रुप्स में बांट सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हमारा सीमेंट का बिजनेस है तो ग्रुप में हम सीमेंट बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने क्रिएट सीमेंट कर दिया, यहाँ पे सीमेंट बना सकते हैं
उसको प्राइमरी के अंडर आपने बना लिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये हमारा सीमेंट का ग्रुप क्रिएट हो गया। ऐसे ही अगर आपकी कोई और कमोडिटीज़ हैं, दो तरह के होते हैं, जैसे कि पीपीसी और ओपीसी, या कोई और सीमेंट भी आता है, तो आप उसको उसमें ले सकते हो। मान लो अगर आप मल्टी ब्रांड सीमेंट का काम करते हो, तो स्टॉक आपने देखना है। लेट्स सपोज आपके पास अंबुजा सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, या श्री सीमेंट है, रॉक स्ट्रॉन्ग है, तो आप सीमेंट में ग्रुप बना सकते हो। और बाकी स्टॉक आइटम्स मीन्स स्टॉक लेजर। तो यहाँ जैसे मैंने मारुति की बात करी थी, तो मारुति का भी यहाँ पे सेम एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि आपने मान लो स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर दिया कार, तो कार में अब कौन सी आइटम है, यहाँ पे सकते हो मारुति, या ऑल्टो कह सकते हो, ऑल्टो K10। अंडर आपने कार सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको कार का ही करके देता हूँ हम, क्योंकि हमने जो एग्जांपल ली थी वो कार की ली थी, तो मैं यहाँ पे कार को क्रिएट कर देता हूँ। एल्टर यूज़ करके कमांड मैंने यहाँ पे कार किया, तो ये हमारा स्टॉक आइटम कार बन गया। उसके बाद मैंने स्टॉक आइटम्स में गया, यहाँ पे मैंने ऑल्टो K10 ले लिया, तो ये अंडर कार में हम कर सकते हैं। उसके बाद आप रेट ऑफ ड्यूटी, अगर आप जीएसटी का काम भी साथ में करते हो, तो आप यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी उस पर कितनी परसेंट लगती है, 28% लगती है, तो 28% सेलेक्ट करके आप वो कर सकते हो। ये जीएसटी का काम हम बाद में सीखेंगे। अभी हमारा प्राइमरी जो कंसर्न है वो है टैली की में अकाउंटिंग करनी, तो ये आप एक्सेप्ट करके उसके बाद आपने जो बनाना है, लेट्स से वैगन आर का स्टॉक क्रिएट करना है, तो ये भी आपने कार में कर दिया, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद लेट्स से आपने ओमनी का स्टॉक क्रिएट करना है, तो ये भी आपने वैसे कर लिया। तो इस तरह से हम ये स्टॉक क्रिएट, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स, वही जैसे मैंने आपको अकाउंट्स में बताया था, आप मल्टीपल स्टॉक आइटम्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं एक ही हेड के अंदर, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं कार में मान लो डिफरेंट आइटम्स, लेट्स से बेलिनो मारुति की करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये आप यूनिट्स कितने आपके पास, लेट्स सपोज ये यूनिट्स में आपको क्रिएट करना होगा, तो वो भी हम करेंगे। तो बेलिनो कार हम कर सकते हैं क्रिएट। उसके बाद मारुति की जो और भी गाड़ियाँ आती हैं, लेट्स सपोज हम ऑल्टो ले ली। उसके बाद जैसे डिज़ायर क्रिएट है। उसके बाद और जो भी गाड़ियाँ हैं आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एस्टीम, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अब हम डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं कि हमने ऑल्टो खड़ी कर दी, बेलिनो, डिज़ायर, एस्टीम, ओमनी और वैगनार, ये हमने क्रिएट कर दी हैं। उसके बाद आपका आता है यूनिट्स ऑफ मेजर। अब देखो वहाँ पे यूनिट्स नॉट एप्लीकेबल आ रहा था क्योंकि हमने बनाया ही नहीं। हमने यहाँ पे पीसीस क्रिएट कर देते हैं, तो ये पीसीस बन गया। अब अगर आप इसको स्टॉक आइटम्स को जाके ऑल्टर करोगे, ऑल्टो का स्टॉक देखोगे, तो यूनिट्स यहाँ पे पीसीस देखिए आ रहा है। तो हमने यहाँ पे पीसीस करके क्वांटिटी, अगर मान लो मेरे पास अभी ऑल्टो की 10 यूनिट्स पड़े हैं या 10 पीस पड़े हैं, यूनिट्स भी आप लिख सकते हो स्टॉक आइटम में, पीसेस भी, जैसे जैसे आप डिफाइन करते हो। अगर आपके पास कोई केजीस में स्टॉक है, डिपार्टमेंटल स्टोर के पास जैसे 10 किलो दाल है, 15 किलो आटा है, तो आप यूनिट्स को पीसीस या केजीस में कह सकते हैं। अगर आप पेट्रोल डीजल का काम करते हो तो यू कैन यूज़ लीटर्स, तो यूनिट्स आप लीटर्स में क्रिएट कर सकते हो। उनका ओपनिंग बैलेंसेस कितना है, किस रेट पे था और किस वैल्यू पे था, तो ऐसे करके आप यहाँ पे रेट डाल सकते हो। लेट्स सपोज मेरे पास 2 लाख की गाड़ी आई है, 2 लाख पर पीसीस, तो मेरे पास 20 लाख का ओपनिंग स्टॉक खड़ा हो गया। तो ये हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एस्केप में आ रहा हूँ, तो इसको क्विट, यस। तो इस तरह से हमने आइटम्स वाला भी देख लिया।
फिर उसके बाद आता है हमारा जो मेन अकाउंटिंग के रिगार्डिंग ये तो अब हम जो करने वाले हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग वाउचर्स। बेसिकली प्रैक्टिकल, जिसको आप बोल सकते हैं कि हम अब प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो ट्रांजैक्शंस हमने अभी तक ग्रुप्स बना लिए, लेजर्स क्रिएट कर लिए। अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन या कह सकते हो अब हम उनको अप्लाई करेंगे, जो मेन पार्ट अकाउंटेंट का होता है कि अकाउंटिंग वाउचर्स को की एंट्री करना उनकी। तो फ्रेंड्स बेसिकली अकाउंटिंग वाउचर्स टैली में करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट आपको कॉमर्स बैकग्राउंड या आपको अकाउंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज अच्छे से है तो आप एंट्रीज जो हैं वो टैली में बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, आपको उसके रूल्स नहीं पता, आपको उसके टर्म्स कंसेप्ट्स कुछ भी नहीं पता, तो आपको बहुत मुश्किल आने वाली है ये सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन आप टेंशन मत लो, अगर आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया है अकाउंटिंग का, तो टैली के साथ साथ मेरे चैनल पे हमने अकाउंट्स भी शुरू किया हुआ है, अकाउंट्स की क्लासेस। वो आप मेरे चैनल ये और उसमें जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए, तो आपको अकाउंट्स की नॉलेज भी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से लेके जो है वो आपको नॉलेज दी जाएगी। आप उसको सीखिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल आप यहाँ पे करिए। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें वाउचर्स जो हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं वो कैसे करनी है टैली में। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन में ट्रांजैक्शंस हैं। ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर्स हमें दिख रहा है। तो हमने अगर एंट्री करनी है तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके क्लिक करेंगे। तो देखिए ये विंडो खुल गई है। ये विंडो में अभी जो खुला हुआ है वो है पेमेंट। अगर आपने किसी को पेमेंट करी है, लेकिन अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखें राइट साइड पे ग्रीन कलर के ये बटन्स टाइप से बने हुए हैं, जिसमें F1 करके इन्वेंट्री वाउचर, F2 करके डेट है, देन F फॉर कॉन्ट्रा, F6 रिसीप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। तो हम वन बाय वन इन सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमें कोई मटेरियल आता है। सबसे पहले मटेरियल आएगा, तो वो मटेरियल जो है वो जब आएगा तो हम उसकी एंट्री किस में करेंगे? उसको हम बोलते हैं परचेज। तो ये देखिए F9 है। आप F9 की भी प्रेस कर सकते हैं या माउस से कर्सर लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये परचेज वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर परचेज का क्रिएट हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या करना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, जब आपके पास कोई परचेज का इनवॉइस है तो आपने उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर, लेट्स सपोज 01 है, वो डाल देना है। यहाँ पे डेट जैसे 1 अप्रैल 2020 है, तो हम मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल को आपको इनवॉइस आया। उसके बाद आपने पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे जिससे आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जो आपका सप्लायर है, उसका लेजर आपने सेलेक्ट करना है। तो देखिए हमने जब लेजर्स क्रिएट करे थे उस टाइम हम सप्लायर नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी आप उनका लेजर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए लेजर क्रिएशन के लिए मैंने Alt+C को प्रेस किया तो ये विंडो हमारी खुल गई है। लेट्स सपोज अगर मैं सपोज सप्लायर का नाम है XYZ, मैंने यहाँ पे XYZ डाल दिया। अंडर, अब अंडर
हम इसको किसके करेंगे? देखिए, जो हमारा सप्लायर होता है तो हमने उसकी पेमेंट करनी होती है, तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए, उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी एड्रेस है हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंडिया, स्टेट कौन सी है, हरियाणा, पिन कोड ये, तो ये सब हम चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको एंटर करेंगे तो XYZ की लेजर जो है वो क्रिएट हो गई है। देखिए, XYZ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में आपको एक XYZ दिख गया। XYZ पार्टी अकाउंट नेम हमने सेलेक्ट किया, इसको एंटर किया। उसके बाद परचेज लेजर, यहाँ पे परचेज लेजर की ऑप्शन आ रही है। तो आप ये देखिए, अब हम परचेज लेजर पे हम एंटर कर रहे हैं तो ये एंटर नहीं उठा रहा। दैट मीन्स हमें परचेज लेजर भी अभी तक नहीं है। तो हम परचेज अकाउंट, या आप कह सकते हैं कार अकाउंट, मान लो मैं यहाँ पे कार दिखाना चाह रहा हूँ परचेज में। हम मारुति के एग्जांपल ले रहे थे, कार परचेज। तो अंडर परचेजिस अकाउंट ये मैंने किया, एंटर किया, तो ये देखिए परचेज लेजर में ये कार परचेज आ गया। अब हम नेम ऑफ आइटम देखिए, अब हमने स्टॉक आइटम्स में कार परचेज में आल्टो K10 दिखाया था, बेलिनो दिखाया था, वैगन आर दिखाया था, और ओमनी, डिज़ायर। तो ये सारी चीज़ें हमने कार की परचेज में हमने एंटर करी थी स्टॉक आइटम्स में। तो अब आप मान लो आपके पास ऑल्टो K10 का परचेज स्टॉक आया है, तो आप, तो देखिए मैंने ऑल्टो K10 डाल दिया है। इसके बाद एंटर करेंगे हम, तो ये जो है फिगर वो अमाउंट पे आ रही है। अब क्वांटिटी भी हम शो करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इन्वेंट्री वाउचर्स डालने हैं। हम चाहते हैं कि उसकी इन्वेंट्री भी मेंटेन हो। हमने इन्वेंट्री में लेजर्स भी क्रिएट करे थे, बट यहाँ पे अमाउंट से पहले क्वांटिटी पे क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब जब हमने लेजर क्रिएट किया है या स्टॉक आइटम क्रिएट किया है तो हमने कुछ ना कुछ गलती करी है। लेट्स सी हमने क्या गलती करी है। हम ऑल्टो K10 पे दोबारा जाते हैं। अब हम कंट्रोल एंटर से चेक करेंगे। जो डिस्प्ले और एल्टर का है वो है कंट्रोल एंटर। जब हमने बनाना था तो हमने बनाया था Alt+C। अब हम करेंगे कंट्रोल एंटर, तो ये हमें दिखा रहा है कि स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन ऑल्टो K10 अंडर कार, ये तो हमने ठीक दिया है। यूनिट्स देखिए, आपने यूनिट्स जो है, या हमने यूनिट्स जो है वो नॉट एप्लीकेबल कर रखा है। अगर हम इसको पीसीज में करेंगे तब जाके ये उठाएगा। आप देखिए, ये चीज़ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। बाद में हमें समझ नहीं आता कि ये क्वांटिटी क्यों नहीं उठा रहा। तो अब हमने यहाँ पे क्वांटिटी की ऑप्शन 10 पीस कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि रेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें 2 लाख रुपए पर पीस जो है वो एक ऑल्टो आई है। हमने 10 पीस खरीदे तो 20 लाख रुपए आ गए। तो 20 लाख की हम एंट्री कर देंगे। लेकिन अभी जो है वो आजकल GST है, वैट है जी। वैट तो चलो ख़त्म हो गया, अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स चल रहा है, तो हमें एंट्री ये पूरी नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इनपुट GST की एंट्री भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही लेजर क्रिएट करना है GST का, इनपुट GST का अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। वो आप क्रिएट कर सकते हैं Alt+C करके। देखिए Alt+C करके लेजर क्रिएशन आ गया। आप इसमें इनपुट GST @ कुछ भी, जो भी परसेंटेज आती है, जैसे मैंने 14% लिया, वो आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में करके ये पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स अदर्स। यहाँ पे GST की ऑप्शन भी आती है। अगर आपने GST इनेबल किया हो तब ये ऑप्शन जो है वो आती है।
चलो हम अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जीएसटी कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल आप एंट्री देखिए कि हमने ऑल्टो K10 20 लाख रुपए में ख़रीदी, नॉर्मल एंट्री हो गई और ये हमने एक्सेप्ट करके पोस्ट कर दी। तो ये था परचेज़ का। अब उससे अगली हमारी आती है, ये देखिए F8 जो है वो सेल्स का वाउचर है। अगर हम मान लो अब हमने आल्टो जो है वो सेल्स करी है, तो मैं F8 प्रेस करूँगा, सेल्स पे जाऊँगा। हमने भी पहला नंबर इनवॉइस ही बना रहे हैं हम, पहला बिल है सेल का 1 अप्रैल 2020 को। पार्टी नेम, अब देखो अब हमने पार्टी नेम दोबारा हमें बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमने राम को, आप राम नाम लिख लीजिए, राम को एक ऑल्टो K10 सेल करी है, तो उसका लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वही लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी, यहाँ पे मैंने राम लिया। अंडर, अब ये अंडर क्या आएगा, मैंने बोला था कि जो हमारा सप्लायर होता है और जिसको हमने पेमेंट करनी होती है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आता है, लेकिन जिसको हमने सेल करी है और जिससे हमने पेमेंट लेनी होती है वो आता है सन्ड्री डेटर्स में। तो आप यहाँ सेल लिख सकते हैं। आप देखिए इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड, यस, क्योंकि हम इन्वेंट्री भी साथ में कंसीडर कर रहे हैं तो यस करेंगे यहाँ पे, नहीं तो वो क्वांटिटी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद नेम एड्रेस और ये सब चीज़ें करते करते यस करेंगे। तो सेल्स लेजर में आपको अब सेल्स का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी में जाके अब हमने कार सेल्स करनी है, तो ये अंडर आ जाएगी सेल्स अकाउंट। सेल्स ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं लेकिन लेजर नहीं बने थे, तो हमने ये भी डाल दिया। इन्वेंट्री वैल्यू यस कर दिया, ओके किया। तो अब ये देखिए कार सेल्स आ गई। अब इन्वेंट्री पूछेगा, बताइए कि क्या करना है। सेल्स लेजर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, परचेज टैक्सेबल, परचेज इंटरस्टेट, सेल्स टैक्सेबल, सेल्स इंटरस्टेट, सेल्स टैक्स फ्री, जो भी आप सेल्स के अंडर हेड बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने कार सेल्स का बनाया है क्योंकि मुझे कार से रिलेटेड था और स्पेयर पार्ट से रिलेटेड था, इसलिए मैंने कार सेल्स करके लिख लिया ताकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से आए। तो अब हमारे पास ऑल्ट K10 का देखिए 10 पीस शो कर रहा है क्योंकि हमने इसी की परचेज दिखाई है, तो मैंने ऑल्टो K10 ही उठानी है। मैंने एक कार ऑल्टो K10 पीस बेचा, हमें 2 लाख रुपए का आया था, हमने लेट्स सपोज 2.5 लाख रुपए का बेच दिया, तो ये 2.5 लाख की एंट्री हो गई। ठीक है जी, ये सेल्स की एंट्री हो गई है। अब ऐसे ही, अब मान लीजिए राम को हमने 2.5 लाख रुपए की जो कार बेची है वो हमने क्रेडिट पे बेची थी क्योंकि हमने राम पे लेजर किया था। अब उसने जो है वो हमें पेमेंट कर दी, राम ने 2.5 लाख रुपए का हमें चेक दिया जो कि हमने ICICI बैंक में लगाया। तो अब हमें पेमेंट आ रही है, तो पेमेंट आने की एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट में, बिकॉज हमें पेमेंट रिसीव हो रही है। तो ये देखिए F6 भी क्लिक कर सकते हैं या माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। F6 को मैंने प्रेस किया, ये वाउचर खुल गया रिसिप्ट का। तो रिसिप्ट में जैसे मैंने आपको बोला कि हमने ICICI बैंक में लगाया, हमने याद करो दोस्तों, हमने ICICI बैंक जो है वो क्रिएट किया हुआ था लेजर, तो मैंने ये लेजर ICICI बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब हमें अकाउंट तो हमारे पास सिर्फ राम है, तो मैंने राम को सिलेक्ट किया। उसके बाद अमाउंट मैंने 2.5 लाख रुपए डाली। अगर यहाँ 2 लाख आई है तो 2 लाख भी लिख सकते हैं, 50,000 बाद में आया 50,000 बाद में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए लिखे, राम से आए अमाउंट, और एंटर करते करते मैंने ये एंट्री पोस्ट कर दी। ठीक है जी। अब XYZ जिससे हमने गाड़ियाँ खरीदी थी, 10 ऑल्टो K10 हमने जो खरीदी थी, अब हमने उसकी भी पेमेंट करनी है। उसका लेजर भी आउटस्टैंडिंग बोल रहा है कि हमने उसकी 20 लाख रुपए की पेमेंट देनी है क्योंकि हमने एंट्री जो है वो उस पे खड़ी करी हुई है XYZ पे। XYZ का लेजर भी सेटल्ड करना है।
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पेमेंट। तो पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। देखिए पेमेंट वाउचर नंबर 1, ये भी हम 1 अप्रैल की एंट्री में करेंगे। यहाँ पे अकाउंट जो है हम लेट्स सपोज ICICI बैंक से कर रहे हैं, लेकिन ICICI बैंक में तो हमारे पास जो पैसा है वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए है। हमने पार्टी का देना है 20 लाख, तो अगर तो मैं 2.5 लाख रुपए लिखूंगा तो ये तो एंट्री कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 लाख रुपए, तो आप देख रहे होंगे जो अकाउंट का यहाँ करंट बैलेंस है वो 17.5 लाख रुपए रेड में शो कर रहा है। हमें वो एरर दे रहा है कि आपने जो है वो पेमेंट आपकी ओवर में चली गई है, माइनस में चली गई है। तो ये माइनस में कैसे चली गई, अब 17.5 लाख रुपए कैसे आएगा, उसने हमें रेड में शो कर दिया है। तो हम सिर्फ 2.5 लाख तक की एंट्री कर सकते हैं। दैट मीन्स 17.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं से तो आए हैं। तो मे बी जिन लोगों ने, जो ABC कंपनी के मालिक हैं, प्रमोटर हैं, उन्होंने कैपिटल दी हो, उन्होंने कुछ कैपिटल लगाई हो, तो कैपिटल की एंट्री भी जो है वो हम रिसिप्ट में शो कर सकते हैं। ICICI बैंक की सिलेक्ट करेंगे। देखिए 17.5 लाख रुपए अभी भी नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर्स कैपिटल, क्योंकि हमने लेजर नहीं बनाया, हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट या प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट करके हम बना लेते हैं लेजर को। इसको हम कैपिटल में शो करेंगे। जो हमारे ओनर्स हैं उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 25 लाख रुपए ICICI बैंक में डिपॉजिट कराए थे। तो वो हमें रिसिप्ट हुए। हम बिजनेस की तरफ से एंट्रियां डाल रहे हैं, प्रोप्राइटर की तरफ से नहीं। प्रोप्राइटर ने जब हमें पैसे दिए तो वो हमारी रिसिप्ट में आएंगे। तो इस तरह से देखो मैंने प्रोप्राइटर कैपिटल शो किया, 25 लाख रुपए लिखे। और अब देखो जो ये ICICI बैंक का करंट बैलेंस है वो 7.5 लाख रुपए दिखा रहा है। अब ये रेड में नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा 7.5 लाख रुपए है वो ICICI बैंक के करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो हम इसको एंटर करेंगे। तो देखिए ये हमारी एंट्री भी रिसिप्ट की हो गई। तो अब हमने लिया, सेल का भी डाल लिया, पेमेंट का भी डाल लिया और रिसिप्ट का भी डाल लिया। इसके अलावा जो वाउचर होता है वो होता है जर्नल। जर्नल में क्या होता है, जो वाउचर ना परचेज होता है, ना सेल होता है, ना पेमेंट होता है, ना रिसिप्ट होता है, वो जर्नल होता है। जैसे कि हमने सैलरी एम्प्लॉयज़ को देनी है, सैलरी दी जाती है नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में सपोज करो। तो हम जो अपनी बुक्स क्लोज करते हैं वो एवरी मंथ करते हैं। तो अब हम उसकी 31st को क्या एंट्री डालेंगे, खर्चा तो एक्रूअल बेसिस पे होता है। तो हम सैलरी तो हमने बुक करनी है। लेट्स सपोज सैलरी हम देते हैं 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हमने सैलरी एज ए एक्सपेंस बुक करना है, लेकिन अभी हमने पे नहीं किया। तो जो वो पे नहीं हुआ वो कहाँ आता है, आउटस्टैंडिंग में। तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी जब एंट्री हो रही है, ना देखिए ये परचेज है, ना पेमेंट है, ना रिसिप्ट है, ना सेल है, तो ये जनरल में आएगा। तो हम इसको करेंगे सैलरी। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बोला 2 लाख रुपए, हम इसकी देखिए ये होता है F2 से डेट हर, अभी तक हम एंट्रियाँ 1 अप्रैल को डाल रहे थे। अब हम इसकी डेट चेंज करके 30/4/2020 को कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था दोस्तों, फ्रेंड्स, कि हर डेट ये नहीं उठाएगा क्योंकि ये एजुकेशन वर्जन है। तो अब हम इसकी कोई और डेट चेंज करके देखते हैं, 15 अप्रैल देखते हैं, नहीं उठा रहा। तो हम लेट्स सपोज 1 अप्रैल को ही फॉर द टाइम बिंग एंट्री कर देते हैं। बाद में जब आप वर्जन ख़रीद लेंगे तो इसको आप डेट को चेंज भी कर सकते हो। लेकिन आपके सीखने के लिए आप चाहे 1 अप्रैल को एंट्रियाँ डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 1 अप्रैल को ही 2 लाख की एंट्री 2 में हमने कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी हमने लेजर नहीं क्रिएट किया, तो वो भी फटाफट आउटस्टैंडिंग सैलरी का हम लेजर क्रिएट कर देते हैं।
देखिए अब हम आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर बना रहे हैं। अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हमारा लाइबिलिटीज़ का पार्ट है, या जिसको हम करंट लाइबिलिटीज़ कह सकते हैं। तो हम इसको एक बार करंट लाइबिलिटीज़ में ले जाते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी कैसे है, हमने ये पेमेंट करनी है। तो पेमेंट जो कंपनी ने करनी होती है वो उसकी लाइबिलिटी होती है। तो हमने ये आउटस्टैंडिंग सैलरी में हम इसको ले गए। तो देखिए ये 2 लाख रुपए हमने एंट्री जो है वो लास्ट डेट पे बुक कर ली कि हम नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में हम 2 लाख रुपए इसकी सैलरी पे करेंगे। तो ये हमारा जनरल वाउचर भी हो गया। तो अब हमने डेट भी कवर कर ली, पेमेंट रिसीप्ट सेल्स परचेज सब कुछ कर लिया। अब जो है वो रह गया हमारा कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है? कॉन्ट्रा ऐसा होता है कि जब जब आपकी दोनों पार्टीज जो हैं वो बैंक्स हैं, या बैंक या कैश इन्वॉल्व है, तो उसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। दोबारा सुन लो, जहाँ पे दोनों तरफ बैंक्स इन्वॉल्व हैं या कैश बैंक इन्वॉल्व है, तो वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जैसे कि एग्जांपल, कैश रिसीव किया हमने आईसीआईसी बैंक से, मतलब मैंने कैश विड्रॉ कराया आईसीआईसी बैंक से, आईसीआईसी बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट करवाया, तो वो जो सारी एंट्रीज होती हैं वो कॉन्ट्रा में जाती हैं। तो जैसे कि मैंने अब सपोज कैश विड्रॉ कराया, तो सबसे पहले मैं अकाउंट कैश विड्रॉ कराया तो मैं ऊपर कैश लिखूंगा। अगर मैंने कैश डिपॉजिट कराया होता तो आईसीआईसी बैंक, मतलब रिसीविंग एंड जो है वो ऊपर आता है। और आईसीआईसीआई बैंक से मैंने निकलवाया, लेट्स सपोज मैंने 15,000 रुपये निकलवाए फॉर सम पैटी एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे पैटी एक्सपेंसेस की 15,000 रुपये निकलवाए। तो देखिए ये 15,000 की मैंने एंट्री कर दी। अब देखो आईसीआईसी बैंक का बैलेंस 7.5 लाख रुपए से 7,35,000 हो गया है। तो आईसीआईसी बैंक से 15,000 रुपये निकल के मेरे पास कैश में आ गए हैं। तो अब हमने ये सारी एंट्री जो हैं वो कर ली हैं। अब 2-4 खर्चे और बुक कर लेते हैं, जैसे जो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर बनाए थे वो भी सब पेमेंट में होंगे। ऊपर अकाउंट सेलेक्ट होगा कैश, खर्चा होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लेट्स सपोज मैंने 1,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया। उसके बाद मैंने फ्रेट दिया, फ्रेट लेट्स सपोज मैंने 1,500 रुपये दिए। उसके बाद मैंने बिज़नेस प्रमोशन किया, बिज़नेस प्रमोशन में मैंने 1,700 रुपये खर्चे। स्टाफ वेलफेयर कराया, स्टाफ वेलफेयर में मैंने 850 रुपये। तो देखिए एक ही एंट्री में, एक ही पेमेंट के वाउचर में मैंने 4 एंट्रियां एक साथ कर दी हैं। तो मेरा ये वाउचर करने का मेन मकसद यही था कि आप एक ही वाउचर में, चाहे वो पेमेंट का हो चाहे वो परचेज का हो, परचेज नहीं हम खैर जनरल कह सकते हैं, पेमेंट का हो, जनरल वाउचर हो, तो आप उसमें 4 एंट्रियां एक दिन में लगातार ऐसे भी एक ही एंट्री में कर सकते हो। तो देखियो मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फ्रेट, बिजनेस प्रमोशन, स्टाफ वेलफेयर 5,050 का खर्चा हो गया, ये हमारा टोटल आ रहा है। तो ये मैंने एंट्रीज को पोस्ट कर दी। तो अब देखिए हमने ये जो एंट्रीज हैं वो कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं बाहर आ जाता हूँ। अब ये हमारा ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर जो है वो हो गया। ये इन्वेंट्री का वाउचर है। अभी हम फॉर द टाइम बिंग ये ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स का है, अभी ये इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप देखिए यूटिलिटीज़ है, इंपोर्ट डाटा या बैंकिंग का। अगर आपने डाटा जो है वो इंपोर्ट करना है कहीं से, किसी लेजर से या किसी टैली और से, तो ये यहाँ से इंपोर्ट हो सकता है। ये ऑप्शन अभी के लिए छोड़ देता हूँ। बैंकिंग है, ये भी आगे एडवांस वर्जन में आपको यूसेज में आएगा। जैसे हमने चेक प्रिंट करने हैं, यहाँ से डायरेक्ट चेक भी प्रिंट हो जाते हैं, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, बहुत कुछ यहाँ से निकल जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन हो जाती है। तो अभी के लिए मैं ये भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हम बेसिक अकाउंटिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो उसके बाद आती हैं रिपोर्ट्स। आप देखिए ये रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप गए
आप देखिए यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट में क्लिक किया, यहाँ पे आप डिटेल्ड में क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए हमने प्रोप्राइटर्स कैपिटल यहाँ दिखाई थी 25 लाख रुपए, ये हमारी लाइबिलिटी साइड है। 25 लाख रुपए हमने प्रोप्राइटर से लिए थे जो हमें उनको देने हैं, और हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 लाख रुपए एम्प्लॉयज़ को अभी भी देनी है, क्योंकि हम ये अप्रैल की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये जो 2 लाख रुपए सैलरी है वो मई में पे होगी। उसके अलावा आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक 18 लाख रुपए आ रहा है। हमने 20 लाख की आल्टो परचेज करी थी, आपको याद होगा, 10 परचेज किए थे पीस और 2 लाख रुपए पर पीस था। तो हमने 20 लाख के परचेज किए थे, उसमें से एक जो है 2.5 लाख की वो हमने सेल कर दी थी, एक यूनिट। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 18 लाख। 50,000 तो हमारा प्रॉफिट हुआ। तो 2 लाख रुपए का ही उसने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेस किया। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे शो होता है। उसके बाद कैश इन हैंड, आपको याद होगा मैंने 15,000 की एंट्री करी थी, विड्रॉ कराए थे बैंक से। उसमें से 15,000 में से 5,050 के हमने खर्चे शो कर दिए। तो 9950 का कैश इन हैंड हमें शो हो रहा है। उसके बाद बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए हमारे पास आए थे प्रोप्राइटर से, जिसमें से 20 लाख रुपए हमने दे दिए XYZ कंपनी को जहाँ से हमने ऑल्टो खरीदे थे। तो 2.5 लाख रुपए हमारे पास आए थे जो हमने ऑल्टो बेची थी। तो 25 लाख प्रोप्राइटर से आए, 2.5 लाख रुपए कस्टमर से आए, तो टोटल हो गए 27.5 लाख। 27.5 में से 20 लाख हमने दे दिए सप्लायर को। तो 27.5 में से 20 लाख हमने दे दिए, तो रह गए 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए में 15,000 जो बचे वो हमने कैश विड्रॉ कराया था। तो ये कितना बच गया हमारे पास, 7,35,000। और ये जो प्रॉफिट है ये 1,55,050 रुपये हमें शो कर रहा है। वो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी खुल जाएगा। देखिए हमने परचेज करी 20 लाख रुपए, सेल्स करी हमने 2.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 18 लाख। तो 50,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमने 2,05,050 के बुक कर लिए। वो कैसे बुक करे, 2 लाख की हमने सैलरी और 5,050 के हमने खर्चे बुक किए। तो हमारा नेट लॉस जो है वो 1,55,050 रुपये आया। तो इसको हम यहाँ से भी प्रॉफिट एंड लॉस को खोल सकते हैं। स्टॉक समरी में जाओगे तो ये कार में देखो 18 लाख रुपए शो हो रहा है। इसमें से 9 पीस 2 लाख रुपए के 18 लाख रुपए के हिसाब से ऑल्टो K10 के शो हो रहे हैं। अगर आप बाकियों में भी एंट्री करोगे तो आपको टोटल स्टॉक शो होगा। ये रेशियो एनालिसिस है, आप इसमें रेशियो में सारा एनालिसिस कर सकते हो कि कितनी रेशियो किस चीज़ की आ रही है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। तो ये रेशियोज़ हैं। इसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट्स बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, कैश फंड्स फ्लो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो डिस्प्ले मेन्यू में हमें शो हो रही हैं। हम इनको भी एक एक करके अभी देखते हैं। तो अब ट्रायल बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं। ये है डिस्प्ले मेन्यू। तो ये जो चीज़ है इसको ये मत समझना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये क्या करना है, ये तो हमें समझ आ ही गई है। बट अगर कल को आप कंपनी में किसी काम करते हो तो वहाँ पे मेन रोल होता है प्रेजेंटेशन का। आपका बॉस जो होगा वो आपको बोलेगा कि मेरे को लाओ बैलेंस शीट लेके आओ, प्रॉफिट एंड लॉस लेके आओ, रेशियोज़ लेके आओ, ये चीज़ लेके आओ, इन्वेंट्री की पोजीशन लेके आओ। तो उस टाइम हमें समझ नहीं आता कि यार ये रिपोर्ट निकालनी कैसे है, फिर हम इधर उधर भागते हैं रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करने के लिए। तो ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जॉब करनी है, आपने डाटा जो है वो प्रेजेंट करना है किसी को, तो
अब हम सीखते हैं डाटा कैसे प्रेजेंट करेंगे या रिपोर्ट कैसे निकलती हैं यहाँ पे। तो देखिए डिस्प्ले मेन्यू में सबसे पहले है ट्रायल बैलेंस। अगर किसी को ट्रायल बैलेंस देखना है तो वो यहाँ पे एंटर करेगा। ये देखिए ये कैपिटल अकाउंट जो हमने कल बैलेंस शीट पे भी बात करी थी, तो ये कैपिटल अकाउंट है, ये करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स। तो ये हम डिटेल्ड व्यू भी इसका देख सकते हैं, कंडेंस्ड व्यू, डिटेल्ड व्यू। तो ये देखिए ये डिटेल्ड व्यू आ गया। तो आप इसको आराम से प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये जो कर्सर मेरा जहाँ पे है एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यस करेंगे। ये देखिए ये ट्रायल बैलेंस डॉट XML पे फाइल बन रही है। मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं पहले बैक स्पेस दबाऊँगा। देखिए लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। अब मैं इसका फॉर्मेट जो है मैं चाहता हूँ PDF में हो जाए। PDF सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, आउटपुट फाइल नेम देखिए अपने ट्रायल बैलेंस आ रहा है। आप इसका नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद A4 साइज प्रिंट। ये करते 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 एंटर करते करते आप एक्सपोर्ट करेंगे यस। तो देखिए ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। तो आप इसको प्रिंट आउट ले जाके अपने सीनियर्स को दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस होती हैं ऑटो कॉलम की। अगर आपने जो है वो हाफ ईयरली देखना है, डेली का देखना है, फोर्टनाइटली देखना है, तो ये वहाँ पे भी हो सकता है। अभी ये नहीं होगा क्योंकि हमने सारी एंट्रीज जो हैं वो एक ही दिन की डाली हैं, तो ये चीज़ अभी हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है देखिए डे बुक। डे बुक क्या होता है? डे बुक होता है आपने उस पर्टिकुलरली डे में कितनी एंट्रीज करी हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं आज देखूं कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या एंट्री करी, कोई चेक करना चाहता है, या आपके किसी जूनियर ने एंट्रीज कर रखी हैं, आप देखना चाहते हैं कि उसने आज पूरा दिन क्या किया, कौन कौन सी एंट्री करी या कौन सी उसने रह गई, आप चेक करना चाहते हैं तो डे बुक पे जाइए, इस पे एंटर करिए और देखिए आज हमने 1 तारीख में इतनी एंट्रीज करी हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आज हमने कौन कौन सी एंट्री करी हैं। आप इस एक एक एंट्री को चेक भी कर सकते हैं कि ये एंट्री सही है या नहीं है। तो चेक करके आप डे बुक, इसका भी अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, ये प्रिंट की ऑप्शन है, ये एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ अगर इसमें चेंज करना है तो आप इसको ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो ऑप्शन आती है वो आता है अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि कल को आपको GST की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, या तो इसमें आपको अकाउंट बुक्स में कोई परचेज रजिस्टर निकालना है, सेल रजिस्टर निकालना है, आपको कल को GST की रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है, तो आपको देखना है कि पूरे मंथ में या पूरे साल में हमने क्या क्या परचेज़ करा, क्या क्या सेल करा, या कैश की कितनी एंट्रीज हुई, क्या लेजर था। तो ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट बुक्स में मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखिए कैश बैंक बुक, इसको आप एंटर करेंगे कैश और बैंक बुक को, तो देखिए कैश इन हैंड और बैंक का आपको बता रहा है। अगर आप पर्टिकुलरली कैश में क्लिक करेंगे तो आपको ये मंथ वाइज सारी एंट्रियाँ भी दिखा देगा। जैसे ICICI बैंक है, ये देखिए 27.5 लाख, 20 लाख, 15,000 की ये दिखा रहा है। इसको फिर एंटर करेंगे तो ये एक एक एंट्री आपको अप्रैल मंथ की दिखा देगा। इसी तरह से लेजर है, अगर आप पर्टिकुलरली किसी की लेजर देखना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ XYZ की लेजर मैं देखूँ, तो ये XYZ कंपनी की लेजर भी आपको दिख जाएगी। उसके बाद ग्रुप समरी है, ये ग्रुप समरी में ग्रुप वाउचर्स हैं, ये आप छोड़ भी सकते हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद आता है सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर में आप सेल्स की एक एक एंट्री पर डे के हिसाब से आपको दिखेगी, किस बंदे को कितनी सेल करी। अगर उसकी डिटेल आप एक्सपोर्ट करके उसकी GST रिटर्न्स वगैरह भी इजीली फाइल कर सकते हो। जैसे देखिए
ये सेल्स वाउचर्स आ गए सारे, तो ये आप देख सकते हो। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो वैसे ही। उसके बाद आता है परचेज रजिस्टर। ये परचेज रजिस्टर आ गया, इसको परचेज रजिस्टर देखने के लिए है ये। उसके बाद जनरल रजिस्टर, जितनी भी जनरल एंट्रीज आपने डाली होंगी वो यहाँ पे आएंगी। परचेज की परचेज में, सेल्स की सेल में, और जनरल की जनरल में, कैश की कैश में। तो इस तरह से एंट्रीज आती रहती हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसमें आउटस्टैंडिंग्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, पेएबल्स हैं। ये भी आपकी रिपोर्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कल को देखना है कि आपके पेएबल्स कितने खड़े हैं, रिसीवेबल्स कितने लेने वाले हैं, कितनी पेमेंट है, स्टैटिस्टिक्स है, तो ये सारी स्टैटिस्टिक्स आपको बताई जाती है। उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में जाके आप इन्वेंट्री का पता कर सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है। ऑल्टो का देखिए 9 पीसेस हमारे पास पड़े हैं, 10 आया था इनवर्ड, 10 पीसेस, आउटवर्ड 1 पीस, यानी कि 1 पीस सेल हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 9 पीस रह गए। इस तरह से आप फिर कैश फंड फ्लो है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट यहाँ पे बन जाती है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले का हमारा हो चुका है। उसके बाद अब मैं आपको जो और चीज़ें, बहुत टैली में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये चीज़ें अभी अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो हमने ये अकाउंट जो है वो पूरा अच्छे से कर लिया है। अब जो हम बाकी चीज़ें करेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें हर बंदा बोलता है कि आप एक काम करिए, हमें डाटा बैकअप फाइल दे दीजिए। आप कहीं भी जा रहे हो या आपको ऑफिस में काम करते हो, आपको डाटा सेव करना पड़ता है। हर कोई बंदा बोलता है कि डाटा बैकअप लेके रखो, फाइल्स डिलीट ना हो जाए, स्टोरेज का ध्यान रखो, वायरस ना आ जाए, डिलीट ना हो जाए, या किसी को देनी पड़ती है टैली की फाइल, यहाँ से वहाँ तक मेल करनी होती है, तो वो कैसे की जाए। कई लोगों को डाटा यहाँ से वहाँ भेजना नहीं आता, डाटा की फाइल कहाँ पड़ी होती है वो किसी को पता नहीं चलता, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि अगर आपको डाटा बैकअप फाइल बनानी है या डाटा किसी को भेजना है, किसी सीए को चेक करवाना है, ऑडिट करवानी है, या ऑडिटर्स आ रखे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम पे टैली का डाटा बैकअप फाइल भेज दो, तो वो कैसे भेजनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए पहले आपको सिलेक्ट कंपनी पे जाना है। देखिए सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे तो ये हमारी लिस्ट ऑफ कंपनीज बन के आ जाएंगी कि ये जो कंपनीज हैं हमारी, कौन कौन सी कंपनी का डाटा हमने मेंटेन कर रखा है। ये हमने XYZ कंपनी का डाटा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का डाटा, या कह लीजिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का डाटा इस फाइल में हमारा सेव्ड है। अब हमें ये फाइल जो है वो किसी को भेजनी है, या फिर इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जानी है, और वहाँ पे ये फाइल एज इट इज़ खोल के देखनी है कि कैसे होगा। तो इस आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पाथ देखेंगे। पाथ जो है वो है C, देन यूजर्स, देन पब्लिक, देन tally.erp9 दैट डाटा। तो ये जो हमारी फाइल्स हैं वो यहाँ पे सेव हो रही हैं इस पाथ में। आपने क्या करना है, आपने C पे जाना है। C के बाद आप देखिए कि वहाँ था यूजर्स पब्लिक टैली। C में गए यूजर्स, देन पब्लिक, देन tally.erp9, देन डाटा, देन ये वाली फाइल है। तो ये फाइल का साइज बहुत बड़ा होगा,
देखिए यहाँ पे साइज़, खैर हमने एंट्रीज ज़्यादा नहीं करी हैं तो इसका फाइल साइज़ जो है वो बहुत कम है, लेकिन जब आप डाटा मेंटेन करते जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाती है, तो इस वजह से वो जा नहीं पाती। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। अगर फाइल साइज़ बड़ा है तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिप फाइल में बना सकते हैं। देखिए इसको मैंने जिप फाइल बना दिया, ये जिप फाइल बन गई। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करके किसी को भी पेन ड्राइव में या फिर मेल करके यहाँ पे मेल करूँगा और यहाँ से डाटा उठाऊँगा। देखिए कहाँ था, सी यूज़र्स पब्लिक tally.erb9 डाटा, ये हमारी फाइल आ गई 10,000 की, ये मैंने अटैच करी और जिसको भी मैंने भेजनी है वो मैं भेज सकता हूँ। उसके बाद आप देखिए, अब अगर आपने सेम वे कहीं से डाटा जो है वो मंगवाना है, अगर डाटा मंगवाना है तो आप मंगवाइए, वैसे ही फाइल मंगवाइए और जो हमारा पाथ था यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। नंबर ध्यान रखिएगा, अगर ये 10,000 नंबर है तो वहाँ पे 10,001, 10,002 या 10,003 ही नंबर देना है। अगर आपने 10,000 दिया तो ये इसको ओवरराइट कर देगा, ये वाली फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी और वो वाली फाइल आ जाएगी। तो नंबर आपने 10,001, 10,002, 10,003 ऐसे ही देना है। जब आपने 10,001 नंबर इसको दे दिया तो ये वहीं पे आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर ABC कंपनी, BCD कंपनी, ऐसे करके आपको कंपनी दिखेंगी। आप उस पर सिलेक्ट करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा ओपन हो जाएगा। डाटा ओपन होते ही आप कुछ भी उसमें चेंजेस, एंट्रीज वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हमने डाटा यहाँ से वहाँ कैसे भेजना है, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। तो अब मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपने अकाउंट्स का ये जो लेक्चर था या क्लास थी, अगर आपने इसको ध्यान से सुना है और ध्यान से देखा है तो अभी तक आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो चुकी होगी। अब लेकिन जब हमने स्टार्टिंग किया था तो मैंने कुछ पार्ट्स जो थे वो GST के रिगार्डिंग थे, उनको मैंने छोड़ दिया था कि वो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी अगर आप उसको करोगे। लेकिन अगर अभी तक आपने सब कुछ सीख लिया है, अभी तक आपको नॉलेज हो चुकी है, तो अब ये टाइम है कि मैं आपको इसी में GST के बारे में भी बताऊं। कि टैली में हम GST को कैसे इनेबल कर सकते हैं और GST का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं जिन लोगों को नहीं पता है उनको GST के बारे में बताना चाहूँगा। GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो भी हम सेल्स करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में उसको सप्लाई का नाम दिया गया है। तो जो भी हम गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो GST के अंडर आती हैं और उन पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिवाई होता है, मतलब उस पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। चाहे आप परचेज़ कर रहे हो, चाहे आप सेल कर रहे हो। अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो आपको बिल में GST लग के आएगा, और अगर आप सेल कर रहे हो तो आप GST लगा के सेल करोगे कोई भी प्रोडक्ट। तो जब आप परचेज़ कर रहे हो तो परचेज़ में अगर GST लगा हुआ है तो आपको उस GST का इनपुट मिल सकता है। इनपुट का मतलब है कि आप वो GST आपके बिहाफ पे वो कंपनी ने GST पे कर दिया है। तो जब आप सेल करोगे आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से सारा इनपुट लेस हो जाएगा और आपको सिर्फ पेबल ही करना होगा।
एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, ये एक्सेल फाइल मैंने खोल रखी है। लेट्स सपोज हमने मारुति की एग्जांपल ले रखे थे हमने, तो आपको 2 लाख की ऑल्टो K10 आई है, ये बेसिक प्राइस था। इस पे हम मान के चलते हैं कि 28% जो है वो 28% जीएसटी लगा हुआ था, तो ये होता है 56,000। ये होता है जीएसटी एट द रेट 28%। तो हमें अब टोटल जीएसटी कितना, टोटल कितने की अमाउंट पड़ी, 2,56,000 की। ये हमें टोटल ऑल्टो इतने की परचेज पड़ी। आई एम टॉकिंग अबाउट परचेज। पहले मैंने जीएसटी का इम्पैक्ट इसमें नहीं लिया था, तो अब मैं इसका इम्पैक्ट ले रहा हूँ। तो उसके बाद ये तो आपकी होगी परचेज। जब आपने सेल करी, हमने ऑल्टो K10 जो थी वो 2.5 लाख की सेल करी थी। 2.5 लाख की सेल करने पे हमने जीएसटी का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, तो मैं इसको 28% लेके जीएसटी दिखाता हूँ। तो ये हमारी जो टोटल ऑल्टो सेल हुई वो हुई 3,20,000 की। तो अब हम जो हमने गवर्नमेंट को ये वाला टैक्स यानी कि 17,000 टैक्स जीएसटी गवर्नमेंट को देना है हमने। ठीक है जी, गवर्नमेंट को हमने 70,000 देना है क्योंकि हमने 70,000 रुपीज़ कस्टमर से चार्ज किया है। लेकिन जब हमने परचेज करी थी तो 56,000 हमने कंपनी को दिया था, जो कि हमारे बिहाफ पे कंपनी पे कर चुकी है। तो ये हमारा जीएसटी इनपुट बन जाता है जो है 56,000। तो नेट जीएसटी पेबल जो होता है वो होता है 70 माइनस 56,000 14,000। तो कस्टमर से आपने 70,000 चार्ज कर लिया और 56,000 आप पहले दे चुके थे, तो नेट जीएसटी जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है वो 14,000 रुपीज़ आपने जीएसटी पे करना है। तो इस तरह से जीएसटी की वर्किंग होती है। मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से जीएसटी की वर्किंग समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं टैली पे। तो टैली में यहाँ पे देखिए F11 फीचर्स करके ऑप्शन आ रही है। आप फीचर्स पे जाएंगे तो कंपनी के अकाउंटिंग फीचर्स है, इन्वेंट्री फीचर्स है और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई फीचर्स चेंज करने हैं, कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अकाउंटिंग पे पहले जाऊँ तो देखो इसने ये मेंटेन अकाउंट्स, इंटीग्रेट, जनरल फीचर्स बता रखे हैं, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। आप इसमें कुछ भी जो है वो यस नो करके कर सकते हो। उसके बाद आता है इन्वेंट्री F2। अगर आपने इन्वेंट्री में कोई चीज़ें चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे करना है स्टैट्यूटरी में। देखिए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अभी तक ये नो था, इसको हम यस करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी वाई प्रेस करेंगे, यस करेंगे। तो ये वो जीएसटी की डिटेल्स आपसे मांग रहा है, क्योंकि हमने, आपको याद होगा जब हमने कंपनी क्रिएट करी थी तो हमने उसमें स्टेट जो है वो हरियाणा दिखाई थी, रेगुलर दिखाया था, ये रजिस्ट्रेशन रेगुलर। ये मैंने जीएसटी नंबर यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है तो मैंने एक बार इसको ऐसे ही कुछ भी भर दिया है। ये मैंने जीएसटी नंबर, वो कह रहा है वेरीफाई कर लो, वेरीफाई क्योंकि गलत है तो वेरीफाई ही कहाँ से होगा। तो मैं एक बार इसको एंटर कर देता हूँ। पूछ रहा है मंथली, GSTR 1 आपकी मंथली जाती है या क्वार्टरली, मैं एक बार मंथली फाइल कर देता हूँ।
ई वे बिल एप्लीकेबल होता है या नहीं, यस कर दिया मैंने। तो ये हमने एक बार जीएसटी का कर दिया। देखिए अब मैंने यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, मैं जीएसटी के रेट डिटेल्स में भी अल्टरेशन करना चाहता हूँ, मैंने यस किया। तो ये पूछ रहा है टैक्सेबिलिटी, तो मैंने यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे यस कर दिया, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स कर दिया, ये फाइल कर दिया। उसके बाद यस करा यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है कि टैक्सेबिलिटी क्या है। मैंने यहाँ पे कहा टैक्सेबल है, इंटीग्रेटेड टैक्स 28% ले लिया मैंने, तो ओके कर दिया। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस करके देखते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद एक होती है चीज़ टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब हम कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो हमें मैंडेटरी होता है कि हमने उस पर टीडीएस काटना है। सर्विसेज कैसी होती हैं, जैसे हम ले रहे हैं बिल्डिंग का, तो अगर वो 2,40,000 पर एनम से ज़्यादा है तो हमें टीडीएस काटना पड़ता है। उसके बाद फ्रेट आता है, फ्रेट 1 लाख से ऊपर है तो हमें टीडीएस काटना है। एडवर्टीजमेंट 1 लाख से ऊपर है तो टीडीएस काटना है। तो इस तरह की कुछ लिमिट्स हैं टीडीएस की। तो वो अगर हम इसमें इनेबल कर देंगे तो वो हर चीज़ में पूछेगा कि इसका टीडीएस काटना है या नहीं काटना है। तो वो भी एक अलग से फीचर इसमें अकाउंटिंग में होता है। तो अगर आपने टीडीएस के बारे में मुझसे और ज़्यादा जानना चाहते हो या जीएसटी के बारे में मुझसे और कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी, रिटर्न्स कैसे फाइल होती हैं, क्या क्या लिमिट्स हैं, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन करिए कि आप मुझसे क्या नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहते हो। अगर स्ट्रेंथ अच्छी हुई, काफ़ी बंदों का ये मुझे क्वेश्चन आया या कमेंट्स में उन्होंने मेंशन किया, तो मैं उस पर भी एक क्लास ज़रूर लूँगा और मैं आपको एक लेक्चर वीडियो ज़रूर डालूँगा। अगर आपको फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो हम इस पे लाइव भी टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग अभी मैं इसको भी यस कर देता हूँ। तो ये करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब ये जीएसटी इनेबल्ड हो गया। अब जीएसटी इनेबल होने के साथ अब आप देखिए क्या डिफरेंस आया। मैं पहले डिस्प्ले में जाके डे बुक्स में जाता हूँ। तो ये जो हमने एंट्री करी थी, परचेज की एंट्री हमने करी थी ये वाली 20 लाख की, ये हमने एंट्री करी थी, 20 लाख रुपए हमारी गाड़ी आई। उसके बाद मैंने इनपुट, मैंने कहा था हम ऑल्ट सी इनपुट जीएसटी कर सकते हैं, इनपुट आई जीएसटी लिख देते हैं क्योंकि बाहर से आई है गाड़ी, तो इनपुट आई जीएसटी। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए पहले ये विंडो में अदर्स आ रहा था, जीएसटी नहीं आ रहा था, टीडीएस नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ पे अब जीएसटी आ रहा है तो मैं टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी करूँगा। वो पूछेगा कौन सा इंटीग्रेटेड में, सेंट्रल में और स्टेट में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंटीग्रेटेड टैक्स वो होता है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप मटेरियल गुड्स भेजें तो लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी वो होता है जब आप इंट्रा स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट में, लेट्स सपोज जैसे हमने हरियाणा लेके चले थे, तो अगर गुड़गांव से मटेरियल पंचकुला जा रहा है तो गुड़गांव और पंचकुला दोनों ही हरियाणा में है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। अगर मटेरियल गुड़गांव से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली आता है यूनियन टेरिटरी और गुड़गांव हरियाणा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा इक्वली। तो मैंने यहाँ पे 28% कर दिया। यहाँ राउंडिंग मेथड नॉट इस टीडीएस एप्लीकेबल। अभी मैं इसको टीडीएस को नो ही कर रहा हूँ, अनडिफाइंड कर रहा हूँ। तो देखिए इसने अपने आप इनपुट आई जीएसटी, मैंने कोई फिगर नहीं डाली है, इनपुट आई जीएसटी उसने 5,60,000 रुपये अपने आप ले लिया। तो हमारा 25,60,000 हो गया। हमने जो एक्सेल बनाई थी देखिए 25,60,000 के बराबर हो गई।
ये था 1 का। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए ये 25,60,000 हो गया। अब इसको मैंने बेची 1 ही है तो मैं 1 ही लेके चलता हूँ। अब तो ये एंट्री वो पूछ रहा है प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स, मैं अभी नो लिखूँगा तो मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये 25,60,000 की एंट्री हो गई। अब जो मैंने सेल करी थी यहाँ पे 2.5 लाख। अब मैं इसको भी सेम वे में ये मैंने हरियाणा में ही सेल करी है तो मैं यहाँ पे CGST SGST लूँगा। तो मैं एक लेजर इसका भी आउटपुट CGST 14% कर देता हूँ। इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, इसको GST में, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स 14%। तो ये मैंने कर दिया। फिर देखिए आउटपुट SGST अब डाल दिया मैंने 14%। 14% लगता है जब दो चीज़ें होती हैं CGST और SGST, तो आधा आधा टैक्स लगता है। अगर एक ही होता है तो 28% पूरा टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे भी मैंने GST सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 14%। तो क्योंकि हमने परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 14% लिखा है तो वो अपने आप 14% कैलकुलेट करके उसने 35,000 की एंट्री हमें दे दी। तो इसको एंटर करोगे तो ये 3,20,000 रुपये वो आ रहा है। देखिए हमने एक्सेल में बनाया था 3,20,000। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज जो है वो पोस्ट हो जाएंगी। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हमने राम से 2.5 लाख रुपए लिए थे, अभी भी ये 70,000 रुपये दिखाएगा कि हमने राम से लेने हैं। तो इस तरह से ये आपका GST का हो गया है। तो एक बार आपको मैं लेजर दिखाना चाहूँगा। अकाउंट बुक्स में लेजर में देखिए आप, या हम बैलेंस शीट में चलते हैं। एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में चलिए। बैलेंस शीट में आप देखिए ये डिटेल्ड है। ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर हम चलते हैं तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये बता रहा है कि 5,60,000 हमें इनपुट हुआ था, जिसमें से 70,000 रुपये हमने टैक्स देने हैं। तो फिलहाल के लिए तो हमने गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना, क्योंकि 5,60,000 रुपये हमारा इनपुट खड़ा है और 35,000 करके हमारा आउटपुट आया है। तो जैसे जैसे हम आगे गाड़ियां बेचेंगे तो ये फिगर जो है वो 7 लाख हो जाएगी। तो 1,40,000 रुपये हमें जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। तो जैसे कि हमने ये 14,000 बनाया था, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1,40,000 रुपये हमने गवर्नमेंट को देने हैं। तो इस तरह से आपका GST पेबल इनपुट आउटपुट सब इसी में बन जाएगा। तो आप यहाँ से देख के इसमें रिटर्न्स वगैरह फाइल कर सकते हो। उसके बाद देखिए पहले ये आप डिस्प्ले में आए थे तो ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स नहीं आ रहा था, अब ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स की ऑप्शन भी आ रही है। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है। देखिए आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाइए, देखो GST और TDS रिपोर्ट की बननी स्टार्ट होगी रिपोर्ट। अगर मैं GST पे जाऊँ तो देखिए GST 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि मैं GSTR 1 जनरेट करूँ। देखो GSTR 1 में क्या है, ये बता रहा है कि हमने टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स 8 करे, HSN और नॉट रेलिवेंट फॉर रिटर्न 7 हुए और एक इनकम्प्लीट इस वजह से हुआ था क्योंकि हमारा जो था UM नॉट मैच्ड। एक मिनट यहाँ से मैं कर देता हूँ, यहाँ से मैं यूनिट्स को कर देता हूँ। तो ये हो गया इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब ये चीज़ बता रहा है, देखिए GSTN UIN इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड, क्योंकि हमारा GST हमने नहीं बताया है इसलिए ये नहीं कर रहा है। तो हम इसमें
इसमें ऑल्टर में जाते हैं एक बार। तो ये देखिए हमने बाय डिटेल्स, एक बार हमें राम का जो है वो कंट्रोल सी में जाके देखना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर में, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो रेगुलर कर रखी है। अब हम इसको अनरजिस्टर्ड में डालेंगे। रेगुलर का मतलब होता है कि इसके पास जीएसटी नंबर था। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आप गाड़ी लेने जा रहे हो, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं हो, तो आप अनरजिस्टर्ड डालोगे। अनरजिस्टर्ड डालोगे तो अब आपकी रिपोर्ट जो है वो बन जाएगी। देखिए ख़त्म हो गया इसमें से एक्सेप्शन रिपोर्ट में। अब ये जो है हमारा GSTR1 हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको एक्सपोर्ट करोगे GSTR1 को तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट करोगे, कंपनी का हमारा GSTR नंबर इनवैलिड है इसलिए ये रिपोर्ट नहीं उठा रहा। अगर आप वैलिड GST नंबर डालोगे तो ये रिपोर्ट उठाएगा और आपकी ये GSTR1 जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आप इसको GST पोर्टल पे अपलोड भी कर सकते हो। उसके बाद 3B पे आइए। 3B जो हमारी मंथली रिटर्न होती है, देखिए ये आपकी GSTR 3B भी बन के रेडी है। आपने आउटवर्ड सप्लाईज ये दी हैं और एलिजिबल ITC आपका ये आया है। तो आप इस तरह से ये भी GSTR पोर्टल पे आप रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर जो था वो टैली अकाउंटिंग पे और GST पे था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो पूरा देखा होगा, आपको लेक्चर अच्छा भी लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ उस पर सीखा भी होगा। मेरे ख्याल से अब आप अकाउंटिंग जो टैली में है वो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। प्रैक्टिस करो। अगर इन केस मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई है या कुछ कंसेप्ट जो है वो रह गया है हमारा, आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट डालो। आप मेरे से कोई भी क्वेरी कर सकते हो या कुछ भी पूछ सकते हो, या कुछ आपको और नॉलेज अपग्रेड करनी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो काफ़ी, अगर आपको और कैसा लगा ये मेरा लेक्चर ये भी आप मुझे बताइए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन जैसे काम करता है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि इतने बंदों ने मेरा चैनल जो था वो देखा, मेरी वीडियो को पसंद किया, मेरी वीडियो को लाइक किया, तो ये हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं ऐसी वीडियो जो है वो पोस्ट करता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मुझे प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है या सजेशन है तो आप वो भी दीजिए कि मैं इसको कैसे अपने इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मैं कैसी क्या चीज़ डालूँ जो आप नहीं सीखना चाहते हैं, जो आपको कहीं और पे नहीं सिखा रहा कोई या नहीं मिल रही हैं, तो मुझे बताइए। कुछ क्वेरीज हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।